हम्म। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो सिद्धायां नमो लोई सहस्राहूणम्। मैं स्क्रीन शेयर करूं कि आपके पास पीडीएफ है? पीडीएफ है दीदी। ओके, तो मैं भी इधर से अपना अलग से रीड करती हूँ और हाँ ये ऐसे रहता। करिए, शुरू करिए। पाठ 6वां, जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास। ओके। ये ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है, हाँ रिसेंट की, कुछ साल पहले की, कुछ साल मतलब कि थोड़े टाइम पहले की ही है। पर इसको यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि पता चले कि अपने जैन धर्म में कैसे कैसे लोग लोग हुए हैं जिनने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। चलिए, ये चैप्टर का जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास और उसका सब हेडिंग है गुदड़ी का लाल। तो ये थोड़ा मुझे पूछा है मैंने, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है, तो वो पता चलेगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। रीड करना स्टार्ट करते हैं। उस हिसाब से गुदड़ी का मतलब होता है कि गरीब, मतलब जैसा मैंने शब्द का अर्थ देखना चाहा तो उसमें आ रहा था कि वो गरीब की बात चल रही है, या फिर ऐसा जिसके पास जो ज्यादा दिखने में अच्छा ऊंचा परिवार से ना लगता हो, उसका लाल मतलब उसका पुत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुलंगाई, हाँ अनुलंगाई। हाँ, आपने कौन सा शब्द बताया? अनुलंगाई। गुदड़ी के लाल। आप अभी जैन शासन का वैभवशाली इतिहास पढ़ा रहे हो ना? हाँ हाँ, ये वर्ड कहाँ आता है? ये देखिए ना, चैप्टर के नाम के नीचे ही लिखा है ना, गुदड़ी के लाल, हेडिंग ही है। लिखा नहीं। फर्स्ट पेज पे ही, जहाँ पर पार्ट 6 जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास लिखा है, हाँ हाँ वहां पर। के नीचे ही लिखा है ना गुदड़ी के लाल। नहीं, नहीं लिखा है दीदी। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। हाँ करिए करिए। आपके पास कौन सी पीडीएफ है? जो इस ग्रंथ की आई है वो ही है ना? हाँ जो शांतयो भैया जी ने भेजा था। हाँ, एक सेकंड, तो मैं शेयर करती हूँ। देखिए, दिख रहा है अभी स्क्रीन? नहीं अभी तक नहीं आया, अभी बिल्कुल खाली है। हाँ अभी आया। आया? देखिए, ये हाँ दिखा, ये गुदड़ी हाँ, के। नहीं वो पिक्चर है ही नहीं भैया, है ही नहीं जया दीदी, गुरदड़ी के लाल है ही नहीं। उसके आपके में बदले में नहीं है? उसके बदले में सेठ सुगन चंद करके है। आप पार्ट 6 करा रहे हो क्या? इसमें तो हाँ पार्ट हाँ। 10 है। नहीं, पार्ट 6 खोलिए, जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास। नहीं, इसमें पार्ट 10 करके दिया गया है, जैन शासन का वैभवशाली इतिहास। नहीं, वो कोई और पीडीएफ आपने खोल ली होगी। आम, मुझे 8-10। कौन सा कहा आपने? जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास। हाँ, आपने रॉन्ग पीडीएफ खोली होगी। उसके पहले वाला चैप्टर देखो, अहिंसा है क्या? अहिंसा है, अहिंसा एक विवेचन। हाँ, उसके नीचे जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास नहीं है उसके बाद वाले चैप्टर का नाम? दीदी इसमें 41 पेज नंबर दिया है और ये पार्ट 10वां है। तो आपके पास कोई और पीडीएफ है? आप अभी स्क्रीन पे ही देख लीजिए, फिर मैं बाद में ये शेयर कर दूंगी। ना जो शेयर करिए दीदी, ये हमारे पास नहीं है। और देखिए आपका फर्स्ट वाला वैराग्य भावना था क्या इंडेक्स में?
हम लोग शेयर कर लेंगे, मतलब डिस्कस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ है प्रॉब्लम, पीडीएफ हाँ में है बराबर। या हम्म, हाँ हाँ। वैराग्य भाग। हमारा भाग्यवन फर्स्ट है। हाँ तो सेकंड आंटी धर्म, आपने देखी है? सेकंड हाँ धर्म है। हाँ बाद में थर्ड सप्तव्यसन। हाँ। फोर्थ मुनि का सहज जीवन, करेक्ट। हम्म। फिफ्थ जैन भूगोल। हाँ सिक्स्थ चार अनुयोग। सेवेंथ जैन रामायण। एट हाँ सात तत्वों संबंधी भूल। नाइन हाँ अहिंसा एक विवेचन। टेंथ हाँ जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास। ये टेंथ हाँ। है। और यही चैप्टर पढ़ना है। हाँ, शायद वो पार्ट 6 करके रॉन्ग से होगा, हाँ लेकिन पार्ट वो मेरे के पास पर आपको आपको ये पीडीएफ आपके पास जो है उसमें ये वाला नहीं मिला फिर? नहीं मिला जैन धर्म का दीदी। नहीं, मेरे पास जो पेज? पीडीएफ है, हाँ, मेरे पास जो ये- है उसमें हाँ क्या लिखा है, जैन धर्म, जैन शासन का वैभवशाली इतिहास। अच्छा ठीक है, तो वो कोई अलग पीडीएफ होगी, पता हाँ नहीं, मुझे नहीं हाँ पता। मैं एक बार शांतनु भैया से क्लियर कर लूंगी ये। हाँ, ये गुदड़ी के लाल करके दिया है, इसमें तो सेठ सुगन चंद करके दिया है। फिर कोई बात नहीं, तो आप अभी यही देख लीजिए, फिर मैं हाँ, बाद में शेयर कर दूंगी आपको। कर दीजिए, कर दीजिए, अभी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? करिए करिए। हाँ, मैं ये गुदड़ी के लाल के बारे में बता रही थी कि गुदड़ी मतलब होता है कि कोई गरीब व्यक्ति, जो गरीब शब्द का व्यक्ति। अर्थ, हाँ शब्द का अर्थ अगर मैंने देखा था तो हाँ, गुदड़ी के लाल मतलब गरीब का पुत्र, इसका अच्छा। मतलब ये है। और इस स्टोरी में भी कॉन्सेप्ट वही है, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। पर ऐसा इसके ऊपर एक कहावत भी है, तो वो सब मुझे थोड़ा मैंने पूछा है, तो वो मैं हम्म, क्लियर करके आपको बाद में बता दूंगी नेक्स्ट क्लास हम्म, में। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, उसकी सूरत एवं लिबास किसी दरिद्र नारायण से कम नहीं था, हम्म, किंतु वह अपार धनराशि का स्वामी एवं दिल का भी धनी था। हम्म, भूखे गुजरात को एक वर्ष तक खिलाने का उत्तरदायित्व लेकर खेमा जैन ने बादशाह को ही नहीं देश को चकित कर दिया था। उसकी हृदय विशालता का मूल्यांकन शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो ये रिसेंट में सूरत की स्टोरी है, जब वहां पर अकाल पड़ा था। हम्म, तो ये खेमा जैन एक व्यक्ति हुए हैं, उनने पूरे सूरत को, पूरे हम्म, गुजरात को, सॉरी पूरे गुजरात को एक वर्ष तक भोजन करवाया था। वहां पर हम्म, अकाल पड़ा था। हम्म, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। हम्म, ये दरिद्र नारायण मतलब कि जो दरिद्र व्यक्ति हो, उसकी बात चल रही है। तो हम्म, उसका लिबास मतलब कि पहनावा, या आप अगर उसको देखें तो वो किसी दरिद्र व्यक्ति से कम नहीं दिख रहा था। पर हम्म। उसके पास अपार धनराशि थी, मतलब बहुत धनराशि, इतनी धनराशि थी कि उसने एक वर्ष तक पूरे गुजरात को भोजन करवाया। लेकिन वो दरिद्र नारायण जैसा दिखता था। हाँ, लिबास ऐसा बोल रहे हैं कि लिबास मतलब ऐसा हम लोग पोशाक से जज करते हैं ना, कि इस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा, हाँ हाँ। ऐसा। उस हिसाब से तो वो दिखने में वैसा लग रहा था, पर वो था कैसा कि उसके पास अपार धनराशि थी, हम्म, इतना धन था कि पूरे एक साल तक पूरे गुजरात को उसने भोजन करवाया जब अकाल पड़ा था। उसने करवाया। अभी पढ़ हाँ उसने कराया। ये स्टोरी, ये सिर्फ एक शॉर्ट में ऐसा बताया है। अब हम्म, पूरी स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि क्या हुआ था और कैसे क्या किया था। अब हम्म, स्टोरी स्टार्ट हो रही है। हम्म, गुजरात का नवाब मोहम्मद शाह अपने मुसाहबों के साथ बैठा हुआ था। दरबार लगा हुआ था। एक मुसाहब बोला, हुजूर, आजकल बनिए के भी पर निकल आए हैं। राज दरबार की मान मर्यादा कुछ समझते ही नहीं। क्या हुआ जो आज बनिए के पीछे ही पड़ गए हो? नवाब ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, बनिए का भाट चंद्रभाट कहता फिरता है कि पहले शाह फिर बादशाह। तो एक व्यक्ति की बात चल रही है, चंद्रभाट नाम का व्यक्ति है, स्टोरी वहां से स्टार्ट हुई कि वो ऐसा कहता है कि पहले शाह फिर बादशाह, ऐसा उसने कहा। तो ये बात बादशाह तक पहुंची, तो ऑब्वियसली वो राजा है तो उसको तो यही लगेगा कि मैं बाद में क्यों और पहले ये
शाह क्यों, मतलब कि कोई भी साहूकार या फिर ऐसा कोई व्यक्ति क्यों, सेठ क्यों, और मैं बाद में क्यों? राजा पहले होना चाहिए। तो राजा को तो यही लगेगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। तो नवाब ने हूं कहकर अपने तेवर बदले और चपरासी को बुलाकर कहा, चंद्रभाट जिस हालत में हो बुला लाओ। चपरासी जो हुक्म कहकर चंद्रभाट को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद चंद्रभाट ने चपरासी के साथ दरबार में आकर नवाब साहब को कोर्निस की कोर्निस की वो एक तरफ खड़ा हो गया। वो कोर्निस आई थिंक वो बादशाह लोगों के सामने जो ऐसा सलाम वगैरह करने का तरीका जो रहता है, अगर हम राजा से मिलते हैं जाकर, तो अपने जो अगर हिंदू राजा हो तो उनको प्रणाम करेंगे, पर कोई ये मुसलमान राजा था तो उसको उस हिसाब से ग्रीट किया कैसा है, और फिर वो एक साइड में जाकर खड़ा हो गया। चंद्रभाट को, ओनिस मतलब ग्रीटिंग। हाँ ग्रीट मतलब ऐसा जो प्रणाम ही हाँ कहेंगे, मतलब हाँ अपनी भाषा में। हाँ। तो वहां पर चंद्रभाट को बुलाया राजा ने। हम्म, फिर नवाब ने चंद्रभाट की ओर देखकर डांटते हुए कहा, क्यों जी, आजकल तुम्हारे पर बढ़ गए हैं? भाट ने आश्चर्य दिखाते हुए क्या कहा, क्या हुआ जहाँपनाह? नवाब ने क्रोध भरे स्वर में कहा, जब चींटी की मौत आती है तब उसके पर निकल आते हैं। तुम कहते फिरते हो कि पहले शाह फिर बादशाह। भाट ने सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, जहाँपनाह इसमें झूठ क्या है? नव, नवाब ने और क्रोधित होते हुए कहा, इसको सिद्ध करना होगा। भाट ने उसी मुस्कान के साथ निडर होकर कहा, जहाँपनाह मैं इसे सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगर मैं सिद्ध न कर सका तो आप मेरा सर कलम करवा देना। कहकर भाट चला गया। कलम मतलब कि सर धड़ से अलग करना, ये उनकी लैंग्वेज है। आई थिंक थोड़ा उर्दू जैसा है इसमें। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ। गुजरात में भारी अकाल पड़ा। धरती ने अन्न जल देना बंद कर दिया। लोग त्राही त्राही चिल्लाने लगे। पशु पक्षी भूखे मरने लगे। प्रकृति का कोप देखकर अंशुमाली सूर्य भी अपने प्रखर तेज से तपकर धरती माता को सहयोग देने लगे। पानी बिल्कुल ही नहीं बरसा। ठीक है, धरती ने अन्न जल देना बंद कर दिया, लोग ऐसा चिल्लाने लगे तड़प तड़प के, त्राही त्राही मतलब कि पीड़ा में। और फिर पशु पक्षी भूखे मरने लगे। और प्रकृति का कोप मतलब ये नेचुरल, हाँ एक सेकंड। हाँ हम्म। तो हाँ, फिर ये प्रकृति का कोप देखकर सूर्य भी, अंशुमानी मतलब सूर्य, उसने भी अपना तेज से, मतलब ऑलरेडी इतनी सारी तकलीफ हो रही थी उसमें उसमें सूर्य का भी बहुत ज्यादा अ, योगदान था। तक, तकलीफ और बढ़ गई। मतलब कि गर्मी का टाइम होगा या तो ऐसा कुछ, और सूर्य भी बहुत ज्यादा, धूप बहुत निकली हो और काफी गर्मी, टेम्परेचर बढ़ गया हो। तो इतना सब होने के बाद फिर पानी भी नहीं बरसा उस साल। मतलब अकाल तो ऐसा ही पड़ता है, पूरा सूखा हो जाता है। नवाब ने यह हाल देखकर अपने मन में सोचने लगा कि यह समय ठीक है, अब चंद्रभाट की परीक्षा लेनी चाहिए। चपरासी को भेजकर चंद्रभाट को बुलवाया और हुक्म दिया, तुमको 1 माह की मोहलत दी जाती है। गुजरात देश में अकाल पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं। सारे गुजरात को साल भर तक पोसना है। क्या कहते हो? ठीक है, पोसना है मतलब उनका पालन पोषण करना है ऐसा। और उन्होंने चंद्रभाट को ही क्यों बुलाया? क्योंकि चंद्रभाट ने ही ऐसा कहा था ना कि मैं उसने कहा था कि आप मेरी परीक्षा कर लेना। उसने उसने ही सब जगह ये बोला कि पहले शाह फिर बादशाह। फिर उसको बुलवाया वहां पे राजा के सामने, तो उसने कहा कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, वो अपनी बात से मुकरा नहीं। और फिर राजा ने बोला कि तुम, उसने बोला कि आपको चाहिए तो आप मेरी परीक्षा कर लेना, और ये बोल के वो चला गया। तो इसलिए राजा ने समय देखकर उसको बुलाया कि अब तो कोई भी कितना भी हो, अब कौन शाह काम आएगा ऐसा। जब मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो सामान्य व्यक्ति क्या कर पाएगा? उसका मतलब प्रयोजन अब, ये। मतलब ये अभी शाह है चंद्रभट्ट। चंद्रभाट शाह नहीं है, पर उसने सब लोगों के बिहाफ पे ऐसा वो बोलता है कि पहले शाह, वो इतना कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है।
वो मामूली व्यक्ति था, मतलब ऐसा कोई बड़ा सेठ नहीं था, पर ऐसे होते हैं ना कि सामान्य लोग बोलते हैं ऐसा, तो वो भी बोल रहा था। तो अब उसको मतलब वो अरे यहाँ शाह किसको बोल रहा है? शाह मतलब सेठ लोगों को, मतलब सेठ सेठ जो अच्छा, उस जमाने में जो सेठ या फिर धनवान लोग होते थे उनको हाँ, बोल रहे हैं। उनको शाह, अच्छा, हाँ। ओके, ओके। तो फिर अब उसको वापस से बुलाया और बोला कि 1 महीने में तुम्हें पूरे गुजरात को 1 साल तक पोषण करने की व्यवस्था करनी होगी। अब तुम लेकिन ये कैसे कर। चंद्रभाट पैसा वाला था क्या? नहीं, वो इतना नहीं था, वही मैं कह रही हूँ, वो नहीं था। अब वो जाएगा बाकी सब लोगों के पास और वो सब अरेंज करवाएगा अच्छा, ऐसा, क्योंकि अच्छा। अब उसको बोला गया है ना कि अब तुम्हें हम्म, करना होगा। हम्म, तो अब उसको अपनी जान बचाने के लिए तो करना ही होगा ये सब कुछ। हम्म, तो अब वो गया। हम्म, भाट ने कहा कोशिश करता हूँ जहाँपना। गुजरात की राजधानी पाटन उस समय में अपनी वैभव समृद्धि से भरपूर थी। हम्म, बड़े बड़े सेठों की अट्टालिकाएं आसमान छू रही थी। हम्म, सेठ धन्नालाल, पन्नालाल, रामलाल आदि कई दुकानें बड़ी ही प्रसिद्ध थी। हम्म। ठीक है। ये अट्टालिका है मतलब? अट्टालिकाएं, हाँ ये वाला मुझसे छूट गया शब्द, देखना ये मैं देख ही लेती हूँ। अट्टालिका है, बड़े बड़े सड़कों की आसमान को छू रही थी। इनकम होगा शायद। नहीं, यहाँ पे तो घर वगैरह बता रहे हैं, क्या बता बड़ा रहे? महल जैसा। अच्छा, तो उनका घर ऐसा होगा, घर हाँ, की हाँ, बात है। अच्छा। हाँ उनकी महल आसमान को छू रही थी मीन्स वो लोग इतने बड़े हाँ कैसल में रहते थे। हाँ, बड़े कैसल में भी, और क्योंकि वो इतने धनवान भी थे, हम्म, तो ये सबके पास ये पाटन नाम की मतलब पाटन नाम का शहर जो हाँ, गुजरात की राजधानी है, हाँ, वहां पर वो गए और हम्म, इन लोगों से मिल लिए। सेठ हम्म, धन्नालाल जी अपनी दुकान पर हम्म, मसनद के सहारे बैठे हुए थे। हम्म, सुबह 9 बजे, ये सेठ लोगों का जो वो बैठने का रहता था ना पहले, जैसे जिस आसन में, या वो अ, एक पत्थर रहता है उसके ऊपर गद्दी रहती है और फिर वो बैठते हैं, तो वैसा जो पहले सेठ बैठते थे दुकानों पे वैसा है ये। तो मसनद के सहारे बैठे हुए थे। सुबह 9 बज रहे थे। मुनीम गुमास्ते अपने बही खाते खोलकर गत दिन का लेखा जोखा देख रहे थे। ठीक है, मुनीम पता है ना आपको कौन होते हैं मुनीम? क्यों? मुनीम मुनीम कौन होते हैं हाँ, पता है वही ना? घुमा, क्लार्क, क्लार्क। हाँ। तो वो बही खाते खोलकर वो पहले कुछ दिनों का लेखा जोखा देख रहे थे। ठीक है, मतलब सब वही, उनका काम वही होता है, सब पैसों का देखना, मतलब लेन देन का और वो सब कुछ। कुछ दलाल लोग भी अपने सूत के सौदे के लिए बैठे हुए थे। सूत मतलब होता है कपड़ा। सेठ जी सूद से मतलब बातचीत। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना? नहीं हाँ, नहीं, कपड़ा कपड़ा। अच्छा। सूद, अपन सूद बोले तो कपड़ा, अच्छा। हाँ, ओके। मतलब उसका एक तो इंटरेस्ट भी होता है। अभी यहाँ पे इसका मतलब मुझे तो उनके हिसाब से हाँ, ही हाँ हाँ, बराबर, यहाँ पे तो इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि दलाल बैठे हैं ना। हाँ। मैंने गलत समझा, मुझे लगा कि कुछ दूसरे सेठ अपने काम के हिसाब से बैठे होंगे, तो वो बराबर लोग है सूद का। इंटरेस्ट ही होगा। वो लोग बोलते हैं ना, हाँ पैसे सूद समेत वसूल करूंगा हम, ऐसा। हाँ बराबर। तो सूद के सौदा के लिए बैठे हुए सेठ हाँ, जी से बातचीत कर रहे थे। हाँ, चंद्रभाट ने दुकान में प्रवेश करके सेठ धन्नालाल जी को आशीर्वाद दिया और सेठ धन्नालाल के सामने जाकर बैठ गया। सेठ ने भाट को देखकर पूछा, क्यों आज उदास कैसे हो? क्या बताओ सेठ जी, आज नवाब साहब ने बुलाया था। 1 माह की मोहलत दी है और कहा है सारे गुजरात को पालना है, साल भर के लिए। यह आप लोगों की इज्जत का सवाल है। मैंने आप लोगों के भरोसे ही कहा था, पहले शाह फिर बादशाह। ठीक है। भाट हाँ, ने कुछ चिंतित होते हुए जवाब दिया। हाँ। क्लियर? अभी वो पहले हम्म, शाह फिर बादशाह वाला। हम्म, हम्म।
सेठ धन्नालाल जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता नहीं करें, सबको एकत्रित करके आज मीटिंग कर लें। सब हाँ। लोगों के आ जाने पर चंद्रभाट ने अपना प्रस्ताव सामने रखकर सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम्म, सज्जनों, आज गुजरात देश अकाल से पीड़ित है। सारे प्राणी त्राही त्राही पुकार रहे हैं। ये दौलत आखिर किस दिन के लिए इकट्ठी कर रखी है? इसका सदुपयोग कर लो। आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है। आज देश को तुम ही जैसे उदार दानियों की जरूरत है। अगर आज तुमने देश से मुंह मोड़ लिया तो कहीं के नहीं रहोगे और फिर पछताना होगा। इसलिए आज तुम्हारा यह चंद्रभाट देश के लिए झोली फैलाकर तुमसे धन मांग रहा है। उदार बनकर जितना भी दे सको दो। ठीक है। हम्म, हम्म। इतना कहकर चंद्रभाट बैठ गया। फिर धन्नालाल जी खड़े होकर कहने लगे, भाइयों, भाट जी की अपील का मैं समर्थन करता हूँ। इसमें भाट जी की इज्जत का नहीं वरन अपनी इज्जत का सवाल है। इस वास्ते उदार बनकर दान देना चाहिए। सेठ जी के बैठ जाने पर सब लोगों ने हर्षित होकर एक पार्टी बनाई। पार्टी में किसी ने एक दिन के भोजन का निश्चय किया, किसी ने आधे दिन का, जिससे जो कुछ बना दिया। महिलाओं ने अपने गहने निकाल कर दिए। सब कुछ होते हुए भी सारे गुजरात को केवल 2 दिन खिलाया जा सके इतना धन इकट्ठा हुआ। तब सब लोग ने सारे गुजरात में भ्रमण करने की ठानी। अब ये तो एक पाटन शहर में ही बस इतने लोग हो गए थे, तो उतने लोगों ने मिलकर 2 दिन का तो कर लिया व्यवस्था। पर अब और करना पड़ेगा, तो अब उन लोगों ने सोचा कि अब हम सब मिलकर पूरे गुजरात में घूमकर इकट्ठा करेंगे। गुजरात देश में पाटन की सीमा से 10 कोस दूरी पर एक छोटा सा गांव सड़क के किनारे पर ही था। गांव के बाहर एक बड़ा विशाल वृक्ष था, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैल रही थी। दिन के 11 बजे का समय था। सूर्यदेव अपनी प्रखर किरणों से तप रहे थे। उस वृक्ष की छाया में एक नवयुवक अपनी यात्रा से अक्लांत होकर, मतलब थक कर विश्राम कर हम्म, रहा था, ब्रेक लेकर। हम्म, युवक के पहनने के लिए फटी धोती एवं मैला सा अंगरखा था। ठीक है। माथे पर फटी सी पगड़ी शोभायमान हो रही थी। पैरों में फटे जूते थे। पास हम्म, ही एक खड़िया थैला रखा हुआ था। हम्म, उसमें गुड़, नमक, शक्कर व अनाज भरा हुआ था। वह एक दरी पड़ी थी। युवक निश्चिंतता से बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। इतने में एक बैलगाड़ी सड़क से होकर जा रही थी, जिसमें पाटन देश के प्रमुख धनपति लोग बैठे हुए थे। ठीक है। अभी ये इतना पूरा वो स्टोरी क्या चल रही है, आपको ध्यान आया? सब लोगों हाँ, ने मिलकर सोचा कि हम लोग अब पूरे गुजरात में घूमेंगे। फिर वो हाँ, पाटन से 10 कोस दूर एक छोटा सा गांव है, जो हम्म, सड़क के किनारे ही है। तो वो लोग सब बैलगाड़ी के थ्रू जा रहे थे और फिर उनने, डोनेशन के लिए। हाँ, डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, फिर उनने वहां पर हम्म, ये पेड़ के नीचे उस आदमी का पूरा वर्णन किया है, जिसको उन लोगों ने देखा, जो फटे हम्म, पुराने कपड़ों में था। उसकी सॉरी, मतलब एकदम मैला उसका वस्त्र था। पगड़ी हम्म, फटी हुई थी और बाजू में जूते भी। हाँ, जूते भी फटे थे और थैला सा रखा हुआ था। हम्म, उसमें थोड़ा अनाज था, बस ऐसा उसको हम्म, देखा। तो हम्म, फिर वो बैलगाड़ी वहां से होते हुए उसको क्रॉस करते हुए जा रही थी। तब युवक ने गाड़ी की हम्म, तरफ देखा एवं खड़े होकर हम्म, उन सेठों को जय जिनेन्द्र कहकर अपने जैनी होने का प्रमाण दिया। फिर हम्म, हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहने लगा, हम्म, सेठ जी, मेरा घर पास में ही है। भोजन का समय हो चुका है। इस वास्ते आप मुझ गरीब की कुटिया पर चलकर भोजन ग्रहण कर विश्राम करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम्म, ठीक है। सेठ हम्म, धन्नालाल जी ने युवक की तरफ देखा। वह कहने लगे, भाई, हम लोगों को बहुत जल्दी जाना है, जरूरी काम से निकले थे, अब घर जा रहे हैं। युवक ने बहुत आग्रह पूर्वक कहा, सेठ जी, बगैर भोजन किए आपका जाना नहीं होगा। आपको मैं ज्यादा देर खोटी नहीं करूंगा। हम्म, ठीक है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, युवक ने आग्रह देखकर सेठ धन्नालाल जी से सेठ युवक का आग्रह देखकर सेठ हम्म, धन्नालाल जी ने रुकना मंजूर कर लिया। हम्म, युवक उन लोगों को घर लेकर घर आया। गांव में छोटा सा खपरेल का घर, उसमें हम्म, छोटी सी किराने की दुकान थी। हम्म, युवक ने हृदय से उन लोगों का स्वागत किया और भोजन कराया। हम्म। खपरेल पता है आपको क्या होता है? क्या दीदी? खपरेल, छोटा सा खपरेल का घर।
खपरेल मतलब मिट्टी खपरेल का का घर। मतलब, हाँ, मिट्टी से जो जो रूफ्स पहले के जमाने में ब्राउन कलर की रूफ्स नहीं होती थी, वो मिट्टी हाँ के जैसे ऐसे ऐसे हाँ रखे रहते थे, हाँ हाँ वैसा। हाँ तो वो खपरेल हाँ का घर था, और छोटा सा घर, हाँ। और उसमें छोटे उन छोटे। जमाने में, उन जमाने में मिट्टी का ही दीवार हुआ करता था। वो मिट्टी जो हाँ है वो आज का सीमेंट से भी स्ट्रांग रहता था। रेत। हाँ क्योंकि मैं अभी बैंगलोर में भी रह रही हूँ। मैं जब पहले मतलब हम लोग आते जाते थे छुट्टियों में। मैं बम्बई में जन्म ली, मेरा जन्म वहां पर हुआ क्योंकि डैडी का ऑफिस वहां पर था, कंपनी कार का, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स करके। तो हाँ हाँ। मेरा जन्म वहीं पर हुआ। हम बम्बई को आया जाया करते थे, यहाँ मेरे नाना हम्म। नानी दादी दादी सब रहते थे। तभी उस जमाने में वो गारे करके बोलते हैं कन्नड़ा में, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। वो घर के लिए मतलब सीमेंट की जगह वो वापरा करते थे। उससे हम्म। जो घर आई मीन वो सीमेंट का प्लेस में वो गारे यूज करते थे। वो इतना मजबूत था कि वो हम्म। दीवारें तोड़ नहीं सकते थे हम लोग, ऐसा था। हम्म। आज का सीमेंट का दीवार तो टूट जाता हम्म। है क्योंकि अभी हॉलो ब्रिक्स यूज करते हैं। अभी हाँ, ईट ईट तो कोई यूज करता ही नहीं। इनको नहीं ब्रिक्स, यूज हाँ, करते। हॉलो ब्रिक्स ही यूज करते हैं। तो जल्दी से वो टूट जाएगा, लेकिन ये तो टूटने वाला नहीं। तो शायद शायद उसका घर उसी होगा, वैसा ही होगा, खपरेल का घर नहीं, होगा। मतलब पुराने जमाने के घर तो वैसे ही होते थे, पर फिर भी ऐसा दिखने, ये खपरेल इसलिए यहाँ पे यूज किया कि गरीब लोगों के घर ऐसे होते थे। शायद अमीर हाँ लोगों के मकान तो अलग ही दिखते हैं, पर ये हाँ मिट्टी की रूफ जो ब्राउन कलर की ऐसे रूफ्स जो होती थी ना, हाँ हाँ। इनको खपरेल का घर बोलते हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको वो फोटो में समझ आ जाएगा। मैंने भी किया था, मुझे पता नहीं था, तो फिर मैंने हम्म देखा उस हम्म। यहाँ पर। तो ये खपरेल का बताने का मतलब यही था कि उसका घर भी बहुत छोटा सा था, और उसमें छोटे से किराने की दुकान थी। दुकान भी था, हाँ। हाँ, ठीक है। फिर भोजन करने के पश्चात युवक ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक सेठ धन्नालाल जी से पूछा, आप लोग किस अभिप्राय से इस तरफ पधारे? हम्म सेठ धन्नालाल जी ने पहले तो टाल मटोल की, एवं फिर युवक के बहुत आग्रह से सारा हाल बताते हुए कहा, हम्म नवाब ने 1 माह की मोहलत दी है, एवं 27 दिन हो गए हैं। अब केवल 3 दिन में ही गुजरात को खिलाने पुरता द्रव्य इकट्ठा करना है। इससे हम लोग चिंतित हैं। हम्म ठीक है। हम्म। मतलब ये तो 27 दिन इन लोग सिर्फ अभी घूमने फिरने में गंवा दिया। हाँ अभी तक हाँ, कुछ इकट्ठा नहीं हुआ है। नहीं हो तो पाया ये ज्यादा। 27, हाँ, ये 27 दिन उनका खाना कैसे हुआ फिर? तो वो तो सब लोग तड़प ही रहे थे, उनको तो अच्छा। टाइम, ये सेठ लोगों का तो, उनका अपनी तो चिंता थी नहीं, अपना अपना तो हर कोई कर ही सकता था, बात थी पूरे शहर को खिलाने की। हाँ। तो फिर उस हिसाब से सब बात चल रही थी कि अब हम पूरे गुजरात को कैसे खिलाएंगे, और फिर सब जगह से अब जो कुछ अपने लिए छोड़ के ही सब कोई दान करेंगे ना, सब कुछ पूरा पूरा तो नहीं दान कर देंगे। तो हाँ। उनका हो रहा था, और बाकी जो 27 दिन में जो बाकी के लोगों, गरीब लोगों की हालत थी, वो तो बिगड़ ही रही होगी। वो तो हम्म कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। हम्म। युवक ने नम्रता पूर्वक आग्रह किया कि मेरा भी नाम इस पार्टी में लिख लीजिए। सेठ जी ओहो, ने उस युवक सेठ जी उसने ने अपना उस नाम युवक दे दिया। हाँ, फिर सेठ जी ने उस युवक की स्थिति देखकर कहा, तुम कष्ट मत करो। लेकिन हाँ। युवक नहीं माना। सेठ जी ने युवक का नाम लिखकर कहा, क्या चढ़ा दूं? हम्म युवक ने पार्टी सेठ जी से लेकर कहा, मैं पिताजी से पूछकर अभी आता हूँ। हम्म युवक के पिता वृद्धावस्था के कारण अंदर कमरे में खाट पर ही रहते थे। हाँ। युवक ने पिताजी से उन श्रीमानों के आने का अभिप्राय बताया। हम्म युवक के पिता ने सारा हाल सुनकर कहा, खेमा, हम्म यह हम्म अवसर बार बार नहीं आने का। कहावत है, समय चूकी पुनि का पछताने। तो हम्म बेटा गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम्म युवक का नाम खेमा देदरानी था। खेमा हम्म ने बाहर कलम उठाकर अपने नाम के सामने 365 365 का अंक भर दिया, जिसका हम्म। मतलब था कि सारे गुजरात को मैं अकेला ही साल भर तक खिला सकूंगा। हे फिर भगवान। धन्नालाल ने जब पार्टी देखी तो आश्चर्य से कहा, यह क्या लिख दिया है? तब खेमा ने सेठ जी व अन्य लोगों से कहा, आप मेरे साथ आइए। हम्म यह यूं कहकर खेमा उन लोगों को अपने मकान में बने तलघर में ले गया। हम्म वहां जाकर सेठ धन्नालाल जी आदि सबने देखा कि तलघर में हीरे मोती माणक पन्ना पुरखच पुखराज आदि अनेक प्रकार के जवाहरात आदि के ढेर लगे हैं।
एक कोने में सोने के पासे रखे हैं। अपार द्रव्य राशि को देखकर सेठ लोग आश्चर्यचकित हुए एवं कहने लगे, आज तक तो हम कहावत में ही सुनते थे कि गुदड़ी के लाल होते हैं, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि दरअसल गुदड़ी के लाल होते हैं। अब मैं आपको यही बोल रही थी कि मैंने यही पूछवाया है कि गुदड़ी के लाल का असली मतलब इसके कहावत के हिसाब से क्या है, तो ये मुझे पूछना था। ये गुदड़ी मतलब आपने बोला गरीब, हाँ, गरीब मैंने का जो बेटा। जब मैंने गूगल पे देखा ना, तो उसमें वर्ड शब्द का अर्थ ये आ रहा है, पर कहावत में उसका क्या अर्थ है वो थोड़ा पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ। क्यों? अब आप हमारे साथ पाटन के नवाब के पास चलिए। खेमा झट राजी हो गया और उसी वेशभूषा में चलने लगा। तो सेठ लोगों ने कहा, आप वस्त्र बदल लीजिए। हम्म, खेमा ने कहा, आदमी की पहचान वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। हम्म, तो सब लोगों ने उसका मतलब एक तरह से शिक्षा ये भी है कि हम लोगों ने वस्त्र देखकर हमने उसका अपने दिमाग में हम्म, चित्रण कर लिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, मतलब देखकर ही कुछ भी अपने दिमाग में उसका इमेजिनेशन कर लेना। हम्म, तो वो एक तरह से गलत है कि हमें क्या पता कि अंदर से वो व्यक्ति कैसा है। मतलब एक तो भावों की बात हो गई, और एक हम्म, बाकी चीजों की भी बात है कि उसके पास क्या है क्या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा बाहर से सिर्फ खाली एक व्यक्ति को देखकर। पाटन पहुंचकर सेठ धनालाल जी खेमा व अपने साथियों के साथ नवाब के दरबार में आए। साथ में चंद्रभाट भी था। हम्म, नवाब ने सेठ लोगों से पूछा, क्या इंतजाम हो गया? तो सेठ लोगों ने पार्टी सामने रखकर कहा, हाँ हुजूर, हो गया। हम्म। नवाब ने पार्टी देखकर उसमें पार्टी एक ही मतलब आदमी। क्या है दीदी? पार्टी मतलब जिसपे लिखते हैं ना, लिखा था ना, वो पार्टी मतलब स्लेट? प्लेट नहीं, पर वो लोग जिस पर लिख रहे थे ना, हाँ हाँ, जो पेपर हाँ पेपर ही वे, था, क्योंकि उन लोगों ने कलम से लिखने की बात की यहाँ पे। हाँ तो मतलब कोई, वही डोनेशन करने सबका नाम के हाँ अगेंस्ट जो लिख रहे थे अमाउंट, वो हाँ पेपर। वो हाँ वो अच्छा, पेपर। उसको पार्टी बोला है। हाँ, अच्छा। हम्म। नवाब ने पार्टी देखकर उसमें एक ही आदमी के नाम के आगे 365 का आंकड़ा देखकर पूछा, यह व्यक्ति कौन है? हम्म, सेठ धनालाल जी ने खेमा को आगे करते हुए कहा, हम्म। ये वे नर पुंगव है। नरपुंगव मतलब कौन हो? मतलब श्रेष्ठ नर। अच्छा, हाँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। हाँ, हाँ, मतलब नर श्रेष्ठ बोलते हैं ना कि ये सभी लोगों में ऊंचे हैं या अच्छे हैं, वैसा नर पुंगव। ओके। नवाब ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर खेमा की ओर देखा। सेठ हम्म, धन्नालाल जी ने कहा, हुजूर, आप इन कपड़ों की तरफ मत देखिए। इनके हम्म। पास जो है आप गाड़ियां भेजकर मंगवा सकते हैं। नवाब नवाब का सिर लज्जा से झुक गया। उसने हम्म, चंद्रभाट से कहा, वास्तव में तुमने जो कहा सिद्ध करके दिखाया। पहले शाह फिर बादशाह की उक्ति आज तक चली आ रही है। हम्म, धन्य है ऐसे नर शिरोमणि को। हम्म, एक बार इंदौर में पंडित देवकी नंद जी ने अतिथि समविभाग व्रत का अर्थ पूछे जाने पर उत्तर दिया था कि हमारी आमदनी का कुछ हिस्सा देश के लिए, समाज के लिए निकालना चाहिए। अकस्मात कुछ भी आपत्ति आ पड़ने पर हमारी हमारी राशि में से कुछ हिस्सा हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी निकालना चाहिए। सम्यक दृष्टि के उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य तथा प्रभावना रूप 4 अंगों को सामाजिक दृष्टिकोण से ही रखा गया है। ये हम्म। आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, सम्यक दृष्टि के 8 अंग? सुना है दीदी, सुना है, पढ़ा है तो मतलब लेकिन। यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति था, मतलब वो जैन व्यक्ति था, हम्म, फिर उसके पास इतना धन था, और इतना धन होने के बाद भी उसने अपना उसके प्रति उसका वो इतना तीव्र अटैचमेंट नहीं था धन के प्रति, क्योंकि उसने समाज का हित करने का सोचा। अगर उसको अपना धन प्यारा होता तो वो अपने पास ही रखता। तो यहाँ पर सीख के लिए ये यहाँ पर ये बताया गया है कि अतिथि संविभाग व्रत में हम्म, ये जो 12 व्रत होते हैं जो श्रावकों के होते हैं, हम हम्म, श्रावक हैं,
तो हमें 12 व्रत का पालन करना चाहिए, उसमें से एक व्रत का नाम अतिथि एक अंग संविभाग है, व्रत। वही बोलते हैं ना उसमें ये छेड़ाला में दिया है ना कि इसमें कौन हाँ प्रसिद्ध है, उसमें कौन प्रसिद्ध है। वो हाँ 8 अंगों में एक-एक स्टोरी का होता है। सेठ ये, हाँ सेठ वो, ये वो ऐसा। हाँ हाँ, हाँ, बराबर वही बराबर। ना, वही है। हाँ, तो ये लास्ट के, ये अतिथि संविभाग व्रत अलग है, ये 12 व्रतों में आता है, वो हाँ, श्रावक के होते हैं। और हाँ, ये लास्ट लाइन जो दी है ना, सम्यक दृष्टि के 4 अंग की बात की है। ये अलग है ना? हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, हाँ। ये जो अतिथि संविभाग व्रत है ना, वो 12 व्रत होते हैं जो हुँ, श्रावकों को लेने होते हैं। हुँ। जैसे उसमें आता है अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, कभी ये नाम सुने हैं? हाँ, उसमें फिर दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, हाँ। ऐसे। फिर उसके बाद भोगो भोग परिमाण अतिथि संविभाग व्रत, ऐसा। तो मतलब कि जो हम एक तरह से अतिथि संविभाग व्रत प्रॉपर तो यही होता है कि कोई भी व्यक्ति घर पर आए तो हमें अपने भोजन में से हम अगर उसको कुछ देते हैं तो वो अतिथि संविभाग होता है। और उनका खाना समझे? होने के बाद, उनका खाना होने के बाद ही खाने का बचेला हुआ, वो तो हाँ मुनि वैसे। मुनिराज को दान देने का टाइम, हाँ, है वो ना? मुनिराज का है। हाँ, पर ऐसा कि कोई भी अतिथि, मतलब अतिथि का मतलब ही वही होता है कि कोई हाँ, अचानक आ जाए हाँ। बिना तिथि के, मतलब बिना किस बताए हुए, या कोई और टाइम पे ऐसे आ जाए, तो आपको आपका इतना वो होना चाहिए कि आप अपने में से ही उसको भोजन करा सको, ऐसा। हुँ, तो उसकी बात के लिए यहाँ पर और उनने उत्तर दिया था कि उनने हुँ, एक ये दृष्टिकोण भी समझाया कि हम हुँ, जिस देश में रह रहे हैं, हमारा उसके प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है, तो हमें हुँ, अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा समाज के लिए निकालना चाहिए। कुछ हिस्सा, कभी कुछ ऐसा आपत्ति आ जाए तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए काम आ जाए, ऐसा भी हुँ, होना चाहिए। मतलब हम जैन हैं तो हमारा अकेला दृष्टिकोण इतना नहीं होना चाहिए कि हमें अपना हित करना है, अपना हित, क्योंकि हम अभी समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज का हित का भी सोचना चाहिए। हुँ, ऐसी बात चल रही है कि आप एक देश के नागरिक हो, तो आपका देश के प्रति भी कर्तव्य है कि आप न्याय नीति से कमाओ, जितना कमा रहे हो उसका बराबर आप टैक्स पे करो, या वो सारी बातें जो कुछ भी है, तो उसमें दीदी चोरी ना करो। एक बात बोलूँ? मेरे को इनकम हाँ। टैक्स डिपार्टमेंट से अवार्ड मिला है। ओ। हाँ, दे मीन्स मोस्ट प्रोमिनेंट टैक्स पेयर करके ओ, अवार्ड क्या बात। मिला। अच्छी बात। मतलब हमेशा मेरा इनकम टैक्स करेक्ट ही रहता है। अवार्ड दिया हाँ मेरे को, मैं इतना खुश हूँ। वो अवार्ड मैंने रख के रखा है अपने हाँ, पास। अच्छा, करना ही चाहिए ऐसा, क्योंकि हम अन्याय करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, हुँ, ये हुँ, हमारा मॉरल भी खराब होता है एक हुँ, तरह से। हुँ, ये एथिकल है नहीं कि हम अ, जिस जगह पर रह रहे हैं उसके साथ ही चोरी वगैरह करें, हुँ, और वो बचाकर कुछ होने भी नहीं वाला। और अल्टीमेटली मेन बात तो ये है कि आप अभी सोच रहे हो कि आपने पैसे बचा लिए, पर हुँ, जो पाप कर्म आपने बांधा वो तो बाद में उदय में आपको ही भुगतना है। तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, खुश होने वाली बात भी नहीं है कि आपने ऐसा हुँ, बचा लिया और उनको हुँ, मतलब गवर्नमेंट के साथ चीटिंग किया या कुछ भी किया और किसी को पता नहीं चल रहा है, हुँ, हुँ, पर आपको तो भुगतना ही है आगे। हुँ। और हम लोग सैलरीड हैं, तो हम लोग कहाँ भी कुछ भी छुपा नहीं सकते। हाँ। सैलरी जो आता है वो इनकम टैक्स कट होके ही आता है। तो पर कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में निमैंस में काम कर रही थी, अभी रिटायर हो गई हूँ आप कहाँ, 2020। किसमें निमैंस काम? बैंगलोर में, ओके बैंगलोर। ओके ओके। तो हाँ, तो सैलरी जो आता था वो इनकम टैक्स कट होके आता था। फिर बाकी का जो फिक्स्ड डिपॉज़िट सेविंग्स होता है, उसका जो इंटरेस्ट बैंक में आता है, तो उसको ऊपर भी टैक्स, वो भी मैं हाँ भरती थी। उसको वो चार्ज करते थे, वो सप्लीमेंट्री। 1 साल भर का हर महीना कट होने के बावजूद, ये जो इंटरेस्ट आता है फिक्स्ड डिपॉज़िट का, उस पे टैक्स, वो सब भर के, सब बता के, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स सब भरते-भरते मेरा वो जो इनकम आता था, वो सब उन लोगों ने देखकर जज करके मुझे सर्टिफ़िकेट दिया। तो मैं पूरा, मेरे को पता नहीं, मैं अपने आप को प्रेज़ नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं कि आज के दिन कौन ऐसा
किसको ऐसा सर्टिफिकेट मिला हो, लेकिन मैं बहुत खुशी, जितने मेरे आसपास के लोग थे सबको बता दिया कि मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट, सब लोग बहुत खुश हो गए। हाँ, 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 इतना सच्चा होने का ज़रूरत नहीं, मैं सच्चा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये तो होता। और इतना सब भरने के बाद भी ना मेरे को एंड ऑफ द ईयर इनकम टैक्स कंसल्टेंट मेरा क्या बोलता है, आपको इतना पैसा और भरना पड़ेगा, तो चलो भर देती हूँ। रसीद भी फाड़ कर वो पैसा भी भरने का फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पता नहीं वो कौन सा टैक्स है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आता है, लेकिन बोलते हैं ये इसका ये भरना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अभी तो पता नहीं, अभी निर्मला सीतारामन जी अभी रामन ने अभी इनकम टैक्स का वो स्लैब ऊपर कर दिया है, मगर हमको कौन सा लागू होगा वो पता नहीं है। पेंशन आता है तो भी वो इनकम टैक्स कट होके आता है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी चले जाता है। हाँ, थोड़ा कुछ दान धर्म भी कर लेती हूँ, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, जैनी है तो हम लोग को हमारा धर्म कर्तव्य है। वैसे भाव तो होनी चाहिए, चाहे मतलब एक आपका तो ये सिचुएशन है कि थोड़ा तो जो सैलरी था वो ऑटोमेटिकली कट के आया, पर फिर भी आपने जो आपके इंटरेस्ट वगैरह थे उस पे भी आपने अलग से पे किया। पर ऐसा है कि मजबूरीवश नहीं करना है ऐसा, मतलब जब अगर कभी किसी को आपको ऐसा मौका पड़े कि आप छुपा सकते हो, तब भी आपको नहीं छुपाकर उस चीज का क्योंकि आपके परिणाम आपके साथ है, आपको कि आप कितने उस चीज में अ, आप अपने एथिक्स शो करते हो, आप अपनी नीति दिखाते हो, वो आपके हाथ में है। क्योंकि आप अगर अनएथिकल बिहेवियर कुछ भी कर रहे हो तो उसका फल तो आपको ही भुगतना है। तो मजबूरी नहीं होकर उस चीज की वैल्यू समझनी चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है और हमें ये करना है, और वो सोच के हमें करना चाहिए। और फिर इसमें लास्ट में वो सम्यक दर्शन के 8 अंग के 4 अंग बताए कि सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि जब अपने आत्मा का हमें ज्ञान होता है, या हमें ये समझ आ जाता है कि मैं जीव हूँ और ये जो जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये जो शरीर दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये जब भेद विज्ञान ऐसा होता है तब मुझे सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव का ये भाव होने पर भी उसके जो पीछे के 4 अंक कहे हैं वो एक सामाजिक दृष्टि से भी कहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर की, क्योंकि यहाँ पर समाज की मुख्यता थी। ये स्टोरी में पूरा ऐसा था कि उस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ किया, तो वो लास्ट लाइन में उन लोगों ने इसलिए वहां पर उसको मेंशन किया कि उपगुहन में क्या होता है कि अपने गुण प्रकट नहीं करना और सामने वाले के दोष प्रकट नहीं करना। आपको सामने वाले में कोई दोष दिखता है तो आप उसको छुपाओ और उससे अकेले में बात करो, सबके सामने नहीं बोलना। ऐसा वो उपगुहन अंग है। स्थितिकरण मतलब कि कोई धर्म मार्ग से च्युत हो रहा हो या गिरता हुआ दिखे तो आप उसको संभालो, उसको पकड़ो और वापस से धर्म में लगाओ। फिर वात्सल्य है कि हर हर व्यक्ति के साथ, जैसे माँ को अपने पुत्र के प्रति कैसा किसी भी अपेक्षा से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष प्यार होता है, निरपेक्ष वात्सल्य होता है। वैसे ही हर जीव के प्रति आपको निरपेक्ष भाव से मतलब उतना वात्सल्य आना चाहिए। और प्रभावना, तो आप अपने धर्म की प्रभावना करो। तो ये प्रचार सारी करो। बातें, हाँ प्रचार करो, ये सारी बातें सामाजिक स्थिति से ही कही गई है। तो मतलब ये नहीं है कि हम जैन हैं तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम सिर्फ अपना, हमें तो मोक्ष जाना है, हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे और ऐसा करेंगे, वो बात नहीं। हमें यहाँ से ये भी शिक्षा लेनी है कि अभी आप श्रावक अवस्था में हो, और आप श्रावक होते हुए जिस देश में, जिस क्षेत्र में रह रहे हो, उस क्षेत्र के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी कर्तव्य। है, तो आपको हाँ उसको भी निभाना है। ठीक है, हमारा और टाइम भी, यात्रा वगैरह भी जाती हूँ तो बहुत मजा आता है। हाँ शिखर जी, वो ये पालीटाना गुजरात सब हो गया, है। नॉर्थ साइड का सब हो गया। साउथ में से हम तो बैंगलोर में, तो आसपास का होता ही रहता है। कोई रहे हाँ, बराबर। तो हाँ, और ये सब पर्व आते हैं ना, अष्टानिक पर्व, ये बाद में शुद्ध पंचमी पर्व हो गया, और एक-एक बाद में ये कौन सा अ, अक्षय तृतीया, ये सब में मंदिर के में प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छे-अच्छे पूजा वगैरह आराधना होते हैं, तो उस दिन भी आप वहाँ चले बैंगलोर जाते में हैं। हो ना? बैंगलोर में। बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर। कन्नड़ा बात करते हैं, हमारा लैंग्वेज कन्नड़ा, लेकिन हिंदी बात करने का हो गया है तो हिंदी ही ज़्यादा बात करते हैं घर में। हम्म,
हिंदी फिल्म्स देख के बड़े हो गए। बॉम्बे में थे तो वहां पर और कौन सा लैंग्वेज, हमारा कन्नड़ा लैंग्वेज है तो बहुत कम थिएटरों में रिलीज होते थे मूवीज, तो वो तो कभी एक आध बार 3 महीने 6 महीने एक बार देखते थे। लेकिन हिंदी मूवी से ज्यादा देखते, कोई भी फिल्म छोड़ते नहीं थे। तो इसलिए हमारा हिंदी भी बहुत क्लीन हो गया। मतलब बात जो लैंग्वेज है मातृभाषा जैसे ही हो चुका हमारा। कोई भी मुझे कन्नड़ा का बात करने वाला मानता ही नहीं। जब मैं हिंदी बोलूंगी ना तो लोग बोलेंगे नहीं आप साउथ इंडियन जैसे नहीं लगते हो, हिंदी बात आपका इतना अच्छा है। हाँ, अच्छा। ऐसा और है कुछ भी पढ़ने के लिए? खत्म हो गया? क्लास का टाइम हो गया, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लक्षण और लक्षणाभास। और मैं एक बार शांतनु भैया से क्लियर करके आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है ठीक है, दीदी। चलो क्लास एंड करते हैं। हाँ, फिर अभी मुकर, वेडनेसडे को होगा क्लास। हाँ वेडनेसडे को होगा। आपको खराब नहीं लगा ना, मैंने आपसे बहुत बात कर लिया? ना ना ना, इसमें क्या है। बहुत दिनों के बाद हम लोग, आज मैं सोचा कि सब लोग आएंगे क्लास में, कोई भी आया नहीं, आज कोई भी आया नहीं। हाँ, मुझे नोबडी टर्न अमिता अप। जी का मैसेज आया था कि वो हाँ, नहीं आ पाएंगे। अमिता जी ने, तो बाकी किसी, उन्होंने, इसलिए इसलिए हाँ फिर मैंने ग्रुप पे पूछा कि जो लोग भी आएंगे वो थम्स अप एक बार कर दो, वरना क्योंकि उनने ही कहा था कि अब वो रेगुलर अटेंड करेंगे और आज हाँ वो ही नहीं आ रहे। हाँ। और आपसे बात नहीं हुई थी तो आपका मुझे कुछ पता नहीं था। और प्रतीक्षा जी बोल रहे उनका स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए शांतनु भैया ने कहा था उनका कि भी वो स्काइप आएंगे। में, हाँ हाँ, उन्होंने भी स्काइप में प्रॉब्लम था। मेरा तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहता था। अभी मैंने इंटरनेट केबल ही लगा दिया। पहला एयरटेल इंटरनेट था, बहुत प्रॉब्लम आता था। तो अभी वो उसको निकाल कर अभी दूसरा लगा लिया, तो अभी अच्छा है हाँ, इंटरनेट। अभी मैं पूछती हूँ क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मेन रहता है ना, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, वरना तो अपन 3-4 लोग होते हैं तो अलग से भी कॉल कर ले। पर अब फिर वो प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे फिर क्लासेस, इसलिए यहाँ नहीं, पे आप एक काम जरूरी। करो, शांतनु भैया जी से बात कर लो कि ये लेसन हमारे ये जो हम लोग ने सुना पढ़ा, वो लेसन सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि अब मेरे बुक में तो है नहीं। तो अगर वो नहीं है मुझे तो फिर, उसके शांतनु भैया ने ये पीडीएफ शेयर की है, जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई ना, हाँ मैंने हाँ उसी हाँ पीडीएफ से हिस्सा पढ़ाया लास्ट टाइम। हाँ, और उसी के बाद ये था, तो पता नहीं आप लोगों के पास कौन सी पीडीएफ है, हो सकता है वो पहले की कुछ अलग हो और अभी अलग हो। तो वो मैं पता एक नहीं। बार पूछ लूंगी उनको क्या है। अगर वो स्टोरी है तो फिर आप रिकॉर्डिंग डालिए, नहीं तो फिर रद्द कर दीजिए, बस और क्या करेंगे। ये अभी खत्म हाँ हो वो गया तो, स्टोरी? हाँ स्टोरी तो पूरी हो गई, वो लास्ट था ना अपन ने जितना पढ़ा वो तो शायद पढ़ना स्टोरी। बाकी था, नहीं नहीं नीचे नहीं, था। पढ़ लिया मैं लास्ट लाइन ही आपको वही बता रही थी, वो जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग थे, हाँ, वही बात वो कर आप रही थी। वो 8 अंगों का नाम बताएंगे? हाँ, ये देखिए, ये लास्ट में अपन पढ़ रहे थे, सम्यक दृष्टि हाँ के हाँ उपगुहन, विकरण, वात्सल्य तथा प्रभाव में। हाँ। 8 अंग है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, हम्म, फिर उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव में। हाँ, ये सम्यक हाँ दर्शन के 8 अंग हाँ, है ना? हाँ। और आपने 4 अंग किसके बताए? 4 अंग किसके नहीं बताए, वो सम्यक दर्शन के 8 अंग में से जो लास्ट के 4 है ना, उनके हाँ नाम इस अभी ये चैप्टर के एंड में आए थे, तो मैंने हाँ, वो ही अंग आपको एक्सप्लेन किया कि अच्छा। निशंकित जो स्टार्टिंग के 4 है ना, वो तो अपनी श्रद्धान पर है। और ये थोड़ी सामाजिक दृष्टि से है जो पीछे के 4 है, इसलिए उनको यहाँ पर ऐसा लिया था, वो बताया था सम्यक हाँ दर्शन के यहाँ। हाँ। चलिए जिनवाणी के विनय करके एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। एक सेकेंड, जिनवाणी स्तुति कर ले फिर एंड करते हैं। ओके ओके। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हाँ, बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय हो। हो।
चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते